Hello everyone. In the continuation of Unit 2, Rectifier, I will start today in last class we have studied with RL load, half wave rectifier, and further we have seen that with freewheeling diode. Now today we will see the operation of the rectifier with RLE load. So let's start. See, this is the half wave rectifier with RLE load. Half wave, this is the short form of half wave rectifier, so don't be confused. HWR मतलब half wave rectifier. Half wave rectifier with RLE load मीन्स इसमें अब रेजिस्टिव लोड भी है, इंडक्टिव लोड भी है और ई लोड भी आ गया. So what do you mean by E load? E load means this is the battery. Here we have considered the battery source, but इसकी जगह पर डीसी मोटर भी हो सकती है, आपका कोई भी डीसी लोड हो सकता है, बैटरी भी हो सकती है. तो या ऐसा कोई लोड जिसको कि हमें डीसी सप्लाई करना हो. तो दिस इज अ डीसी लोड जिसको कि हमने ई लोड कंसिडर किया है और जिसके अक्रॉस वोल्टेज है ई. That's why this load is called RLE load. Now see the waveform for it. अब यदि हमारे यहाँ पर लोड में ही डीसी सोर्स डीसी सप्लाई लगी हुई है जिसके के अक्रॉस ई वोल्टेज अपेयर हो रहा है, तो आप इस वेवफॉर्म में देखो, आपको जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं दो यहाँ पे θ1 और θ2, ये इसका लिमिट है वर्क करने का. क्योंकि यदि यहाँ पर ई लोड लगा है तो दिस सर्किट कैन बी एक्टिव और कैन बी ऑपरेट ओनली बिटवीन दिस θ1 एंड θ2. सो व्हाट इज दिस एंगल? लेट मी एक्सप्लेन. देखिए अब कैसे होगा. ये यहाँ पर हमने एक लाइन खींच के रखी है. दिस इज द लाइन फॉर द ई वोल्टेज. ई इज द कांस्टेंट वोल्टेज जो कि इस लोड के अक्रॉस अपेयर हो रहा है और ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है जो कि हमने इनपुट साइड में एसी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है. ओके, दिस इज द पाई पॉइंट, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन. अब हमने इस पॉइंट पर, दिस इज द पॉइंट, हमने अल्फा फायरिंग एंगल दिया है जिसके की बाद हमारा कंडक्शन स्टार्ट हुआ है. ओके, बट आप ये देखिए कि इसी पॉइंट पर हमने क्यों फायरिंग एंगल दिया. इसके पहले यदि हम फायरिंग एंगल देंगे भी तो भी ये थायरिस्टर टर्न ऑन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? मान लो मैंने इसको इस θ1 से पहले फायरिंग एंगल दे दी. एंड व्हाट इज दिस θ1? θ1 ये क्रॉसिंग पॉइंट है. ये वेव फॉर्म ऐसे जा रही है और ये ई वोल्टेज ये है. तो इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और इसी के बाद हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन हो सकता है. यदि इसके पहले आप थायरिस्टर को फायरिंग पल्स दे भी दोगे तो भी वो टर्न ऑन नहीं होगा. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब तक ये ई ग्रेटर देन वी एस होगा, दिस इज द ई वोल्टेज एट आउटपुट, जब तक ये ग्रेटर देन वी एस होगा कंडक्शन सोर्स से लोड की तरफ नहीं होगा. बिकॉज वी नो दैट कंडक्शन ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, ये हमें पता है. तो हमेशा कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ. तो यदि थायरिस्टर को आपने ट्रिगरिंग पल्स दे भी दी है और ये वी एस लेस देन ई है तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में कंडक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस थायरिस्टर को इस तरफ से हायर पोटेंशियल मिल रहा है और इस तरफ हायर पोटेंशियल है, इस तरफ लोअर पोटेंशियल है, तो कंडक्शन नहीं होगा क्योंकि थायरिस्टर इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस. और वैसे भी यदि इस वोल्टेज का हम रिजल्टेंट देखें तो इसको रिवर्स बायस ही मिल रहा है, हायर वोल्टेज मिल रहा है इस साइड पे. तो थायरिस्टर वुड नॉट कंडक्ट इवन दो वी हैव गिवन द फायरिंग पल्स. ओके, एम आई क्लियर? तो θ1 के बाद ही थायरिस्टर क्या होगा? टर्न ऑन होगा और इस θ1 के बाद ही हमने ये फायरिंग पल्स फाई दी है.
अदरवाइज यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटपुट में केवल ई वोल्टेज ही अपेयर हो रहा है। ओके, और यहाँ पे तो अब देखिए थायरिस्टर का कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक होगा। अगेन ये क्रॉसिंग पॉइंट आ गया, दिस इज द थीटा 2। थीटा 2 के बाद फिर वी एस क्या जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है इस ई से, ई हमारा इस पॉइंट पे, और वी एस अब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जो कंडक्शन होगा थायरिस्टर का वो केवल इस थीटा 2 पॉइंट तक ही होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे इंडक्टर लोड लगा हुआ है, तो हमें पता है इंडक्टर में कि कंडक्शन थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है अप टू द एक्सटिंक्शन एंगल। तो वेवफॉर्म थोड़ी सी हमारी नेगेटिव में चली जाती है, तो अगेन वो नेगेटिव पे जाएगी, इस पॉइंट पे आके ज़ीरो हो जाएगी, और फिर आउटपुट के क्रॉस ई वोल्टेज ही मेंटेन रहेगा ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ, क्योंकि नेगेटिव हाफ में तो वी एस नेगेटिव है, थायरिस्टर कंडक्ट ही नहीं करेगा, लेकिन आउटपुट में ये ई वोल्टेज इज ऑलवेज प्रेजेंट, तो आपको ई मिलेगा। और फिर अगेन यहाँ पे हमने फायरिंग पल्स दे दी, तो ये वेव फॉर्म हमारे रिपीट होती रहेगी। ओके, सो दिस इज द वेव फॉर्म फॉर आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट करंट इज सिमिलर टू द सिंपल लोड कि पहले जब थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है तो कंडक्शन हो रहा है, नहीं कर रहा है तो कंडक्शन नहीं हो रहा है। वोल्टेज तो प्रेजेंट है आउटपुट में, बट चूंकि यहाँ से ओपन सर्किट हो गया ये थायरिस्टर, तो करंट कंडक्शन वुड बी ज़ीरो। ओके, एंड दिस इज अगेन द वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर कि जब थायरिस्टर ऑफ कंडीशन में है तो वो हमारी इनपुट वेव को फॉलो करेगा, जब ऑन कंडीशन में जाएगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा, नेगेटिव में ये नेगेटिव वेव को फॉलो करेगा लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर विद आरएलई लोड। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, बैक वाली स्लाइड पे हम जाए तो इस पॉइंट पर, दिस इज द पॉइंट जहाँ पर ई और ये वी एस जो वोल्टेज है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। इट मीन्स एट दिस पॉइंट बोथ द वोल्टेजेस आर इक्वल, ई और वी एस क्या है, इक्वल होंगे। तो यदि इस पॉइंट पर हमारा ई इक्वल टू वी एस है, ई इक्वल टू वी एस है, ठीक है। इसके पहले क्या था, ई इज ग्रेटर देन वी एस था, और वी एस कम था, लेकिन वी एस धीरे धीरे बढ़ के इसके इक्वल आ गया। तो इस पॉइंट पर ई इक्वल टू वी एस है, एंड वी नो दैट वी एस इज वॉट, वी एस इज वी एम साइन ओमेगा टी। तो वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ई हम लिख सकते हैं एट दैट पॉइंट थीटा 1, और एंगल क्या है उस टाइम पे, एंगल इज थीटा 1, ओमेगा टी इज इक्वल टू हमने थीटा 1 अज्यूम किया है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा वी एम साइन थीटा 1, और यहाँ से आप थीटा 1 की वैल्यू निकालोगे तो E, ये वी एम ई के नीचे चला जाएगा, एंड इट वुड बी थीटा 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स E अपॉन वी एम। नाउ सी, अब हमें स्टडी स्टेट करंट और ट्रांजिएंट करंट दोनों का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सी अ सर्किट इज लाइक दिस। मतलब मान लो कि जब थायरिस्टर ऑन पोजीशन पे है तो यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्सेस है, एक वी एस है और एक ई है। तो अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम, क्योंकि यहाँ दो वोल्टेज सोर्सेस है और हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो यू ऑल नो व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम सेज कि हम एक बार में एक ही सोर्स को कंसिडर करते हैं, एंड जब हम एक सोर्स को कंसिडर करते हैं तो दूसरे सोर्स के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। इट मीन्स जब मैं वी एस को कंसिडर करूँगी तो आई विल शॉर्ट दिस ई वोल्टेज, और जब मैं इस ई को कंसिडर करूँगी तो आई विल शॉर्ट दिस वी एस। तो यही सुपरपोजिशन हम लगाएंगे, और वी एस को कंसिडर करके हम करंट कैलकुलेट करेंगे, फिर ई को कंसिडर करके हम करंट कैलकुलेट करेंगे, और उन दोनों को सम कर देंगे तो वी विल गेट द final current value. So here for the calculation of current we apply the superposition theorem. Okay. तो जब हम केवल
वी एम साइन ओमेगा टी वाले सोर्स को कंसिडर करेंगे तो हमें करंट मिलेगा वी एम बाय जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि वो कंडीशन क्या होगी, सिंपल सर्किट क्या होगा, यहाँ पे हमने वी एस वोल्टेज अप्लाई किया है, सॉरी, और ये शॉर्ट है और यहाँ हमारा आर और एल कनेक्टेड है और ई शॉर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आई एस करंट फ्लो हो रहा है वो हमें मिल रहा है। तो सिंपल ये है वी एम साइन ओमेगा टी और आर एल लोड उसके क्रॉस लगा हुआ है, तो दैट वुड बी आई एस वन इज इक्वल टू वी एम अपॉन जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ओके, फाइव मैंने आपको लास्ट क्लास में भी जब सिंपल आर एल सर्किट बताया था तब भी कहा था फाइव इज द एंगल ऑफ लैग। अब हम केवल ई को यदि कंसिडर करें और वी एस को शॉर्ट कर दें तो ये ई यहाँ पे लग जाएगा, आप इस ई को यहाँ लगा लें और इसको शॉर्ट कर दें, तो अगेन ई कनेक्टेड है और सिंपल आर एल ई लोड है, आर एल लोड है, तो इसमें क्या होगा, सिंपल करंट ई बाय आर होगा। ओके, स्टडी स्टेट करंट निकाल रहे हैं हम इसलिए। और सिमिलरली जैसे हमने ट्रांजिएंट करंट सिंपल आरएल सर्किट में निकाला था, तो यहाँ पर भी हम ट्रांजिएंट करंट निकालेंगे, तो ट्रांजिएंट करंट होगा ए ई टू द पावर माइनस आर एल बाई टी। और अगेन अब हम यहाँ पर जो टोटल करंट निकालेंगे वो इन तीनों करंट्स का सम होगा, मीन्स आई ओ इज इक्वल टू आई एस वन, जो कि हमने सिर्फ वी एम साइन ओमेगा टी को कंसिडर करके निकाला है, आई एस टू जिसको हमने सिर्फ ई को कंसिडर करके निकाला है, एंड आई टी इज अ ट्रांजिएंट करंट, ठीक है। इन तीनों को जब हमने सम किया तो वी विल गेट आई ओ इज इक्वल टू वी एम बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस ई बाय आर प्लस ए ई टू द पावर माइनस आर एल बाय टी। ओके, सो दिस इज द आई ओ करंट। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे और हम इस ए की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जैसे कि हमने लास्ट कैलकुलेशंस में किया। इसमें हम इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, आप एक एक लाइन को करेंगे, ये दिख ऐसा टफ सा रहा है बट इट इज़ वेरी इजी। इसमें ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा पे आई ओ ज़ीरो है, अगेन वही कंडीशन लगाएंगे हम इनिशियल कंडीशन, तो टी की वैल्यू मिलेगी अल्फा अपॉन ओमेगा और इस टाइम पे हम आई ओ को ज़ीरो रखेंगे। जब हम ये दो कंडीशंस पुट करेंगे हमारे प्रीवियस इक्वेशन इसमें, तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज ई बाय आर माइनस वी एम अपॉन जेड साइन अल्फा माइनस फाइव। अल्फा माइनस फाइव क्यों मिली, क्योंकि हमने ओमेगा टी की जगह क्या रखा है, अल्फा अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है अल्फा माइनस फाइव। और अगेन यहाँ पे हमने टी की जगह क्या रखा है, अल्फा अपॉन ओमेगा रखा है, तो आर एल की जगह आर एल आर बाय एल इंटू टी था, तो आर टी की जगह हमने रखा अल्फा बाय ओमेगा, तो हमें मिल गया ई टू द पावर आर अल्फा अपॉन एल ओमेगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमें ए के लिए मिला। अब इस ए को हम क्या करेंगे, हमारी फाइनल इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या है, दिस वुड बी आ फाइनल इक्वेशन वी एम अपॉन जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस ई बाय आर प्लस ए की जगह हमने जो ए की वैल्यू कैलकुलेट करी है दिस, इसको हमने पूरे ए की जगह रख दिया, ठीक है। तो हमें ये फाइनली आई यू की ये एक्सप्रेशन मिली, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन हमें मिली जब हमने ट्रांजिएंट एनालिसिस किया, ओके। और ये इक्वेशन आपका जैसे यहाँ पर लिखा है ये अल्फा से बीटा के लिए भी एप्लीकेबल है। जो हमारा बीटा एंगल है वो ई जो ईएमएफ हमने लगाया है, जो आउटपुट में ई बैटरी सोर्स लगा है उस पर वो डिपेंड करता है, और जो हमारा फायरिंग एंगल है वो भी डिपेंड करता है कि लोड इम्पिडेंस एंगल जो फाई है उस पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप एवरेज करंट को निकाल सकते हैं यदि हम स्टडी स्टेट और ट्रांजिएंट एनालिसिस करें। अब यदि मैं इस वेव फॉर्म को देखूं, जस्ट सी दिस वेव फॉर्म, यहाँ पे कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, दिस पॉइंट इज अल्फा एंड दिस पॉइंट इज बीटा, है ना। तो हमारा जो कंडक्शन है वो यहाँ से अल्फा से लेकर बीटा तक हो रहा है। तो हम हमारे वैल्यू यदि हम यहाँ पर देखें कि हमारी जो अल्टीमेट जो वैल्यू हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है, अल्टीमेट वैल्यू हमें जो मिल रही है वो मिल रही है वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई, क्योंकि आप वी एम साइन ओमेगा टी दे रहे हो और इनपुट साइड में ई दे रहे हो, तो एवरेज जो वोल्टेज होगा इन दोनों का डिफरेंस होगा।
तो जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो Vm sin ओमेगा टी माइनस ई मिल रहा है, ठीक है, जिसको कि हमने क्या किया है, अल्फा से लेकर बीटा तक इंटीग्रेट कर दिया है। अगेन टाइम पीरियड 1/2 लिया है और यहाँ 8 से डिवाइड कर दिया है क्योंकि हम करंट को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप अगेन इसको सिर्फ सिंपल करंट इज इक्वल टू हो गया आपका Vm sin ओमेगा टी माइनस ई अपॉन आर, और इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया अल्फा से लेकर बीटा तक। तो भी आप एवरेज करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो हमने कैलकुलेट करी जब कि जैसे हमने लास्ट उसमें किया था, ये हमने कैलकुलेट करी जबकि हमें बीटा की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। ओनली वी नो द सर्किट कॉन्स्टेंट्स, मतलब सर्किट की जो वैल्यूज़ है, एल की वैल्यू, आर की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू जो हमें पता है। यदि हमें बीटा की वैल्यू नहीं पता है, बट इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ द बीटा, हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में ही सब कुछ पुट करके इसको निकाल लेंगे। ओके, सो सी हियर, लेट मी टेक द हाइलाइटर। अभी देखो, अल्फा से लेकर बीटा तक हमने इसको इंटीग्रेट किया। Vm sin ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी में जब आप लिमिट रखोगे तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा होना चाहिए, बट चूंकि माइनस साइन को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। और ई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई इंटू ओमेगा टी, क्योंकि ई इज द कांस्टेंट और वन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, टी होता है, ओमेगा टी होता है। तो ओमेगा टी की जगह जब आप लिमिट्स रखोगे तो बीटा माइनस अल्फा मिलेगी। तो अल्टीमेटली जो आपको इक्वेशन मिली वो मिली 1/2 Vm कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस ई बी माइनस अल्फा, ठीक है। अब जैसा आपको मैंने कंडक्शन एंगल के बारे में बताया था, कंडक्शन एंगल क्या होता है, बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि बीटा इज द एक्सटिंक्शन एंगल। एक मिनट हम फिर से वेव फॉर्म पे चले जाते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। और यदि मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल तो अल्फा को इधर ट्रांसफर कर दूंगी तो बीटा वुड बी इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। हम एक बार वेव फॉर्म को देख लेते हैं। See the waveform, this is alpha and this is beta। तो कंडक्शन एंगल क्या हुआ, अल्फा से लेकर बीटा तक का कंडक्शन एंगल हुआ। तो इस बीटा में से आप इतना पोर्शन हटा देंगे तो आपको इतना पोर्शन मिल जाएगा। दिस पॉइंट इज बीटा, इतना पूरा बीटा है आपका, ये पॉइंट इज बीटा, ये पॉइंट हमारा बीटा है। ये पूरे बीटा में से मैं इतना अल्फा को माइनस कर दूं तो मुझे सिर्फ ये पोर्शन मिल जाएगा विच इज़ द कंडक्शन, विच इज़ द गामा। ओके, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर करी है कि यदि मैं बीटा की जगह गामा प्लस अल्फा लिख दूँ जहाँ जहाँ बीटा है, जैसे जहाँ जहाँ बीटा था ये बीटा है, इसकी जगह रख दिया मैंने गामा प्लस अल्फा। ये बीटा माइनस अल्फा की जगह बीटा माइनस अल्फा इज व्हाट, गामा। तो ये रिलेशनशिप आपको मिल गई इन टर्म्स ऑफ गामा। यदि आपके पास कंडक्शन एंगल है तो भी आप आईओ को लिख सकते हो। अब यहाँ पर जो ये कॉस अल्फा माइनस कॉस गामा प्लस अल्फा वाली टर्म है, इसमें आप ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगा सकते हैं। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन वाई माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स अल्फा है, और y क्या है, y गामा प्लस अल्फा है। तो आपको यही एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, IO इज इक्वल टू 1/2 टू, ये 2 हो गया, Vm तो है ही यहाँ पे, साइन x प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन अल्फा प्लस गामा बाई 2, और दूसरी टर्म है आपकी साइन y माइनस एक्स। तो साइन y माइनस एक्स करेंगे तो आपको मिल जाएगा y इज गामा माइनस अल्फा और x इज अल्फा। तो अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस जगह पे हमें मिलेगा सिर्फ साइन गामा बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो ये मिल जाएगी जब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगा देंगे।
सिमिलरली ये हमने आईओ निकाल लिया, वीओ निकालना है तो वीओ फिर अगेन हम चलते हैं हमारे सर्किट के पास। तो सर्किट में क्या लगा है, वीओ जो है आउटपुट में जो मिल रहा है तो ये है आपका ई प्लस आईओ इंटू आर के इक्वल है, मतलब आर के क्रॉस जो भी आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है प्लस ई, वही हमारा वीओ है। एक बार सर्किट को देख लेते हैं, दिस इज द सर्किट, तो दिस इज वीओ, वीओ क्या है, इस आर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है और जो इस ई के क्रॉस है। एल के क्रॉस हम कुछ नहीं लेते क्योंकि एल में जो एवरेज जो पावर डिसिपेशन होता है वो 0 होता है। अगेन तो हमारा वीओ इज व्हाट, वीओ इज ई प्लस आईओ इंटू आर। तो आईओ की वैल्यू हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो इस आईओ की जगह हम इसको रख देंगे तो हमें ई प्लस ये पूरी इक्वेशन जो हमने आईओ की रख दी है वो मिल जाएगी। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व किया है साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा के पूरा, तो ये आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द एवरेज लोड वोल्टेज इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली इसको कैसे कैलकुलेट किया है आप ये देखिए, इसको इस तरीके से, वेयर इज द माउस, इसको हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया है कि ये देखिए वीओ इज इक्वल टू अगेन टाइम पीरियड जो है वो हमने 2 पाई तक ही लिया है, और ओके तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने कंडक्शन अज्यूम करा है अल्फ़ा से लेकर 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक। ओके, तो यहाँ पे अगेन हमने अल्फ़ा से बीटा इंटीग्रेट करा और कंडक्शन चूँकि हमने ये लिया है 2 पाई प्लस अल्फ़ा, तो हमने सिर्फ गामा की जगह क्या रख दिया है, 2 पाई प्लस अल्फ़ा रख दिया है। ओके, और माइनस बीटा, तो इसी को इंटीग्रेट कर दिया और हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो वीओ के लिए एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है, वीओ के लिए एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है, और इसी इक्वेशन को यदि मैं आर से डिवाइड कर दूं तो मुझे आईओ के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ओके, और इसमें अगेन थीटा 1 और थीटा 2 की भी लिमिट्स आप लगा सकते हो कि बीटा जो है वो थीटा 2 के इक्वल है, और यहाँ पर जो गामा है इट इज़ इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा। तो बीटा इज़ व्हाट, बीटा इज़ थीटा 2, तो हमने इस बीटा की जगह रख दिया थीटा 2 माइनस अल्फ़ा, एंड थीटा 2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू द पाई माइनस थीटा 1। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करके भी रखेंगे तो आईओ इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/2 पाई आर वी एम कॉस अल्फा माइनस कॉस पाई माइनस थीटा 1 एंड माइनस ई पाई माइनस थीटा 1 माइनस अल्फा। सॉरी, तो इस तरीके से भी आप आईओ की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये इसका फर्दर कैलकुलेशन है, तो आप इट्स सी हमने इसको और सॉल्व किया तो वी गेट द 1/2 पाई आर वी एम दिस मच, वी गेट द इक्वेशन, और अगेन वी ओ की जगह हम रख सकते हैं ई प्लस आई ओ इंटू आर। तो अगेन ये जो आई ओ की वैल्यू कैलकुलेट करी हमने इस आई ओ की जगह रख दिया तो वी गेट दिस इक्वेशन। ठीक है, तो दिस आर द कैलकुलेशन, और अब आगे फर्दर हम आरएमएस वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमने अल्फ़ा से लेकर पाई माइनस अल्फ़ा तक इंटीग्रेशन किया और स्क्वायर किया और उसका अंडर रूट ले लिया। तो इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर इसको इंटीग्रेट करके हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे और हमें ये आई ओ आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, पावर डिलीवर्ड निकालना है तो आई ओ आर स्क्वायर इंटू आर आई स्क्वायर आर, और क्या मिल रहा है हमें, आई ओ इंटू ई, मतलब ई इंटू आई ओ क्या है, पावर है, और आई स्क्वायर आर भी हमारा पावर है। तो जब आई स्क्वायर आर कौन सा पावर है, जो कि रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो रहा है, और आई ओ इंटू ई कौन सा पावर है, जो कि ई के थ्रू हमें मिल रहा है। ठीक है, ई इंटू आई ओ करके, तो इस तरीके से इन दोनों को जब आप सम करोगे तो यू विल गेट द पावर डिलीवर्ड टू द लोड। एंड यदि हमें पावर फैक्टर निकालना है तो अगेन पावर जो है हमारी वो डिवाइड बाई वी एस इंटू आई ओ आर करोगे, दिस इज सप्लाई पावर फैक्टर मिल जाएगा हमें। ओके, सो दीज आर द calculations for the RLE load. Now move to the full wave rectifiers.
फुल वेव रेक्टिफायर्स का भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फुल वेव रेक्टिफायर में अभी मैंने जितने भी आपको बताए वो सारे हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर्स थे, जो कि हमने डिफरेंट डिफरेंट लोड्स पे करा। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब होता है कि आपको पॉजिटिव हाफ में भी, सप्लाई की पॉजिटिव हाफ में भी आउटपुट मिल रहा है और उसके नेगेटिव हाफ में भी आपको आउटपुट मिल रही है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसमें भी हम डिफरेंट लोड्स के लिए पढ़ेंगे, वेव फॉर्म्स पढ़ेंगे और देखिए इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो ये है फुल वेव रेक्टिफायर विथ रेजिस्टिव लोड है और दूसरा ये मिड पॉइंट कन्वर्टर है। मींस इसकी जो सेकेंडरी साइड है ट्रांसफार्मर की को मिड पॉइंट पे हमने टैप करके रखा है और दो थायरिस्टर्स यहाँ पर हमने कनेक्ट करे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर थायरिस्टर 1 जो है इट वुड कंडक्ट एंड वी इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, और SCR2 या थायरिस्टर 2 जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा। तो जो पॉजिटिव हाफ आएगी तो अल्फा से लेकर, अल्फा पे आप ट्रिगरिंग पल्स दोगे तो अल्फा से लेकर पाई तक कंडक्शन होगा। चूँकि रेजिस्टिव लोड है इसलिए यहाँ से यहाँ तक कोई कंडक्शन नहीं होगा। अगेन पाई प्लस अल्फा पे फिर कंडक्शन स्टार्ट होगा 2 पाई तक, देन 2 पाई प्लस अल्फा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता रहेगा और सिमिलर करंट भी हमें मिलेगा। ठीक है, दिस इज ISR1, ISR2 और ये हमारा है इनपुट साइड का वोल्ट करंट और दिस इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ SCRs। ठीक है, तो ये आपको बस आउटपुट, इसमें इम्पॉर्टेंट जब हम वेवफॉर्म की स्टडी करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपकी आउटपुट वेवफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट। ओके, देन नेक्स्ट हम इसका यदि कैलकुलेशन देखें तो कैलकुलेशन इज सिंपल। अगेन हम इसको 1 से लेकर, अब कंडक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक हो रहा है, अल्फा से लेकर पाई तक हो रहा है और हमारा रिपीटेशन अगेन इस साइकिल के बाद अल्फा पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक हो रहा है। तो इसलिए हम अल्फा से लेकर पाई तक इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारी वेव का रिपीटेशन 2 पाई तक हो रहा था, तो टाइम पीरियड भी हमने 2 पाई लिया था और इंटीग्रेशन भी हमने 2 पाई तक किया था। बट इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन आप जो इंटीग्रेशन करोगे वो अल्फा से लेकर पाई तक करोगे। ओके, तो अगेन हमने यहाँ पर 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन अल्फा टू पाई एंड Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी हमने रखा, Vm को बाहर निकाल लिया। जब हमने इसे इंटीग्रेट किया तो वी विल गेट माइनस कॉस ओमेगा टी, अल्फा टू पाई लिमिट रखी तो वी गेट Vm अपॉन पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, क्योंकि कॉस पाई क्या होता है हमारा -1 होता है। इसी तरीके से एवरेज आउटपुट करंट निकालना है तो वी विल अगेन जस्ट डिवाइड द वोल्टेज बाय द आर, V बाय आर। आप V बाय आर करोगे तो आपको एवरेज करंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब यदि हमें RMS वैल्यू निकालनी है तो सिमिलर प्रोसेस हम करेंगे जैसा कि हमने हाफ वेव में किया था। यहाँ पर सबसे आसानी आपको इसी चीज़ से होती है कि यदि हमने हाफ वेव के सारे सर्किट्स पढ़ लिए, उनके कैलकुलेशंस कर लिए हैं, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है इनको समझने में। और जैसे मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि आप एक चार्ट बना लीजिएगा जिसमें कि आप ये वैल्यूज़ लिखते चलिएगा। तो जैसे हाफ वेव में अब आपने इन चारों लोड्स के लिए लिख लिया है, तो सिमिलर वे में आप फुल वेव के लिए ये सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे तो आप इसको ईजिली मेमोराइज कर पाएंगे। तो अगेन हमने क्या किया, इसको स्क्वायर किया और इसका अंडर रूट निकाला। Vm स्क्वायर अपॉन पाई बाहर आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखा हमने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, इसको इंटीग्रेट किया और अल्फा से लेकर पाई तक लिमिट रख दी। सो वी गेट दिस पाई माइनस अल्फा बाई 2, ये मिल गया, और साइन 2 अल्फा बाई 4 टू द पावर हाफ। तो ये मिला हमें RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। और RMS ये मैंने एक्चुअली यहाँ पर मुझे इजी कैलकुलेशन मिला तो इसलिए मैंने इसे डाउनलोड कर लिया था और इसी में मैं आपको कैलकुलेशन बता दे रही हूँ। बाकी ये वाला जो कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ये बुक में नहीं है। जब आप बुक पढ़ोगे तो यू विल नॉट गेट दिस कैलकुलेशन, बट इट्स easy calculation which I get from this side. So I am presenting in front of you. Just see and
understand. If you have any doubt, any query about this calculations and any confusion, you can ask me in the doubt class. बट इट्स वेरी इजी कैलकुलेशन, ये सिंपल एक्चुअली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा से ही मैंने आपको बताया इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारी चीज़ें यदि आपको आपने पढ़ी है आपके लास्ट सेमेस्टर में, प्रीवियस सेमेस्टर्स में, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। और ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया, ये केवल आपके नेटवर्क एनालिसिस और मैथ्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें इंटीग्रेशन है, लिमिट्स पुट करनी है, डिफ्रेंशिएशन करना है एंड स्क्वायर किया, ट्रिग्नोमेट्री लगाई, ऑल अबाउट मैथ्स। आपका सब कुछ ये मैथ्स है, ठीक है। तो यदि कोई कंफ्यूजन है, आप इसको एक बार खुद से सॉल्व करके देखेंगे तो ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। अब हमने ये वाली जो टर्म है साइन 2π/α, ये टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो क्यों हो जाएगी? क्योंकि साइन के सारे इवन टर्म्स ज़ीरो होते हैं। तो ये ज़ीरो हो गया, तो हमें सिर्फ मिला π-α/2 sin 2α/4, ठीक है। एंड टू द पावर 1/2, ये सब कुछ अंडर रूट में है, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वोल्टेज। अब इसी आउटपुट वोल्टेज को रेजिस्टेंस से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन द डाउट क्लास। ओके, बाय बाय।